वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ घटना चक्र पर्यावरण सतत विकास का लेक्चर नंबर 10। तो इसके पहले जो करवाए गए हैं लेक्चर उनको जाके करिए। सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, टेस्ट का हो या फिर विजन आईएएस की मैगजीन का हो जो कि मंथली की करवाई जा रही है हर चैप्टर वाइज, उसको करिए और इसको भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए बने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 में तो हम करेंगे विविध, आगे का ही है, वहीं से आगे का है। तो ठीक है। तो इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी। इसमें 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया तथा इसमें पौधों की लगभग 4000 से अधिक प्रजातियां तथा ये विश्व की सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है, रॉयल बॉटेनिक गार्डन। और 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों वाले दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करवाने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। वर्ष 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथियों की अद्यतन समकालीन संख्या कितनी है? 29,964। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी घाटों एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर है। बाघ के अलावा टाइगर रिजर्व भी हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो वह हुई थी 1992 में, जो कि इसमें दिया ही नहीं है। तो हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों अथवा दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के लिए उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। जो वर्ष 2017 की गणना के अनुसार भारत में हाथियों की अद्यतन समकालीन संख्या कितनी है? 29,964। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्षों की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तो इसमें जो है तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका होगा हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, साथ ही अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। तो विकल्प ए सही है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है? तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का अधिक महत्व है। तो यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट है 5 मौसमों का बाग स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो स्थित है महरौली के समीप। फिर इसके बाद है भारत में एशियाई यक्ष की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक यक्ष सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन है। भारत में यक्ष की संख्या उत्तर पश्चिम भारत को से लेकर जहाँ वे उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में से उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण में बड़े प्राणी यक्ष कौन है? तो वह है हाथी। हाथी की बात हो रही है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किससे? तो वह रामगंगा नदी से अपना जल प्राप्त करता है। और ये है मिलान देखना है। तो हरिके आर्द्रभूमि से ब्यास और सतलुज नदी का संगम है। केवलादेव घाना बनास और चंबल का ये गलत है। और कोलेरू झील मूसी और कृष्णा का संगम ये भी गलत। तो केवल ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर, गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उसमें एक सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन हो गया सी। तो कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों तक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु तथा वायनाड जो है अभ्यारण्य केरल में कावेरी बेसिन में स्थित है, जबकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश गोदावरी में स्थित है। तो नेक्स्ट है
भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है, वो कौन सा है? कच्छ की खाड़ी की बात है। नेक्स्ट है चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो वह स्थित है केरल में। उसके बाद तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो वह स्थित है कारिकिली में। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांतकल और कारिकिली में अवस्थित है। कारिकिली चेन्नई में 86 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, तो वह स्थित है क्यू इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी और इस वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया तथा इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां तथा यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वह है सबसे अवधि तक रह सकता है पुडुचेरी। कौन सा जानवर? ये पुडुचेरी मुंबई कहाँ से आ गया? ये कंगारू चूहा यहाँ पर लिखा है, शायद ये ऑप्शन में गलत कर दिया है। कंगारू चूहा है जो ऑप्शन पूछा गया था, मुंबई इसमें नहीं है, तो ये कंगारू चूहा की बात की गई थी। ठीक है, अगला है वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं। चलिए, ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। तो प्रकृति में समस्त ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं? सूर्य से प्राप्त होते हैं। और ऊर्जा देख सकते हैं, ऊर्जा संसाधन अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापी कचरे उत्पादित ज्वारीय ऊर्जा आएंगे। और अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस आएंगे। उसके बाद देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप जो ना प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधन के विपरीत है। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो है सौर ऊर्जा। और निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सीधे दिख रहा है यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधन एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। और जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? वो सौर ऊर्जा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वह नहीं है परमाणु ऊर्जा, और कोयला, लकड़ी, गोबर है। और सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो नवीकरणीय ऊर्जा वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक उत्पन्न करती है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। फिर अगला है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसका क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो है जल विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा को अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो वह है पवन शक्ति की। ध्यातव्य 31 जनवरी 2023 तक देश में सौर, पवन, बायोगैस एवं लघु पनबिजली की स्थापना कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 29.53% है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो वह है बायोमास। उसके बाद एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? वो कौन सा है? पेट्रोलियम। और छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? एक मिनट। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है तापीय ऊर्जा। उसके बाद आते हैं वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे व्यापक एवं असीमित स्रोत है। ऊर्जा एक अच्छा है प्राकृतिक संसाधन जो सूर्य के विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊष्मा ये सब तो जानते ही होंगे। तो ये है सौर ऊर्जा के उपयोग। तो प्रकाश संश्लेषण, जल का स्मरण, सोलर कुकर, सौर संयंत्रों एवं परिवहन, हवाई जहाज, सौर उपकरण, ऑटो रिक्शा, कृत्रिम उपग्रह और सौर चिकित्सा में। तो सौर बैटरी जानते हैं, भविष्य में जो है वगैरह सब कुछ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और सौर ऊर्जा पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है सूर्य से। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो वह है सौर सेल। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो वह है सौर सेल। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो वह है सौर ऊर्जा के।
एक मिनट। उसके बाद है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वह नहीं करता है तो वह सौर ऊर्जा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक है तो वह है सौर शक्ति का। उसके बाद आएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार की अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया। इस गठबंधन के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है। कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो ये संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। ठीक है। तो घरेलू अंश आवश्यकता मतलब DCR पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन विकास करने से है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन नाम दी गया है लॉन्च की। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में और सौर परियोजना हेतु देश में निर्मित और सौर उपकरणों को बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकरण और उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, गर्म पानी करने उपकरण या सौर उपकरण पर 30% का अनुदान देती है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ तो वो हुई थी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया तो वह है एशियाई विकास बैंक द्वारा। और निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। भारत संप्रभृति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए और सही है, और लघु सिंचाई हेतु जल की पूर्ति करने के लिए ये भी सही है। सड़क का प्रकाश व्यवस्था ये भी सही है। कुछ गाँव में नगरों में समूह बिजली की व्यवस्था करने के लिए ये नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है तो है कोच्चि। विश्व का सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि स्थित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्वीकृति किया गया। उल्लेखनीय 18 अगस्त 2015 के केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के साथ करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया तो वह जिला है सूरत। उसके बाद 100% वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वह दीव है। और निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है तो बन गया है दीव। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात केवल भारत का विशालतम सौर पार्क है तो ये गलत है। केवल पूर्णतः और सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है केरल में। और गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई प्रकाश बोल्टी परियोजना है तो ये भी गलत है, केवल दूसरा सही है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में स्थापित विशालतम और सौर पार्क राजस्थान के भालदा में है, ना कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है, गुजरात में नहीं है, राजस्थान के भालका में। परंतु 12 जुलाई 2021 को NTPC की 100% सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खारगी कच्छ के रण में 7,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिली है। भारत सरकार का बड़ा सोलर पार्क होगा। केरल का कोचीन हवाई अड्डा पूर्णतः सौर स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में किस स्थान पर है तो गुरुग्राम में है। और अगला है भारत सरकार ने 2022 तक कितनी और सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है तो वह रखा है 100 गीगावाट। और भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत अब प्रकाश वोल्टी इकाइयों में प्रयोग में आने वाली सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय और ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है तो दोनों के दोनों गलत हैं। इसमें जो है 2016 में ITA सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में 11वें स्थान पर है और प्रथम 3 स्थान पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। भारतीय और सौर ऊर्जा निगम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। उसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना। और भारत में सौर ऊर्जा का निर्धारण केंद्रीय विनियामक आयोग CERC और राज्य विद्युत विनियामक आयोग SERC
द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा किया जाता है। अगला है बायोडीजल। तो भारत बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों को टूटने से होता है और रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनते हैं। अतः बायोमास सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों प्रजाति का पौधा है। सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। ये एक ऐसा बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों के प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन डीजल पेट्रोल की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जब ईंधन जेट्रोफा से बनाया जाता है तो इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन है इसमें। तो ये देख सकते हैं बायोमास स्रोत है, सीवेज है, कृषि घरेलू अपशिष्ट है और खाद्य अपशिष्ट है, वन लकड़ियाँ वगैरह। तो जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावित होता है, ये गलत है। और जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, सही है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल जेट्रोफा अभी आपको दिखाया मैंने। और अगला है नीचे 4 ऊर्जा फसलों का नाम दिए गए, इनमें से किसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? तो वह है मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। जीवाश्म गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के दाढ़ी हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवाश्म गैसीकरण के लिए किया जाता है, सही है। और जीवाश्म गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो गलत है। जीवाश्म गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों का ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं, तो गलत है, पहला ही सही है। तो ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोगैस का दहन योग्य मिश्रण से रूपांतरण की बायोगैस गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों का जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण भी प्रोड्यूसर गैस तथा सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। उसका महत्व इस बात है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है भारत में जैविक डीजल उत्पादन के लिए जेट्रोफा कारकास के अलावा पैगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिससे लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो वो कंपनी है स्पाइस जेट। तो अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सभी सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को किसी में धीमा कर देते हैं, नहीं धीमा नहीं तेज कर देते हैं। बाकी पढ़ लीजिए, सही है। अगला है हरित ईंधन। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। जैसे हरित नाम है तो ये पर्यावरण प्रदूषण कम करेगा। तो फ्यूल सेल के लाभ वगैरह, तो चलिए क्वेश्चन से खुद सॉल्व हो जाएगा। तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह है हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा में उन्मुक्त होती है और इसमें उच्च बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषित रहित और उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनीकरण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह है हाइड्रोजन, मतलब कम प्रदूषण करता है। निम्नलिखित ईंधन में से कौन न्यूनीकरण पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? सेम क्वेश्चन, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? पाइप है, फर्न है, करंग है, तो कौन सा है? तो इसमें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि एथेनॉल का प्रमुख एल्कोहल है और एथिल अल्कोहल होता है। इनमें हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल किसी भी संकर में गन्ने, शुगर, ग्लूकोज और सोरा महुए का फूल, स्टार्च में पदार्थ से, पाइन, करंज और फर्न से भी क्लिनिकल इथेनॉल प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब सबसे है। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में उष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। दूसरा है फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों एवं विद्युत प्रदाय के लिए किया जाता है, किंतु लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी चीज़ों के लिए नहीं, और गलत है। सेल्स प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत उत्पादन करता है, तो ये गलत है, केवल पहला सही है। उसके बाद नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं, क्यों? तो ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन तथा विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के लिए स्थापित की जाती है। इसमें जो है तीनों के तीनों सही है। बाकी नेक्स्ट शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उपयोग के समर्थन में विकासशील देशों की क्या संभावनाएं हैं? तो इसमें जो होगा
ये दूसरा तीसरा सही है। सवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करते हैं और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुधार की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। तो दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मोल एल्फास्ट पर मोल केंद्रीय सीमा की छूट एक। तो ये क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मोल एस्फाल्ट पर मोल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई। इस संदर्भ का क्या महत्व है? तो पारंपरिक एल्फाल्ट के विपरीत बायो एल्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बायो एल्फाल्ट अनविकरणीय साधनों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों में निर्मित हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है पहला, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो सिक्किम है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है और NPOP के क्रियान्वयन के लिए